हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने चैप्टर 1 का पार्ट 3 स्टडी करेंगे एंड इसमें हम कुछ नए टॉपिक कवर करेंगे। पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने अपने मोस्टली टॉपिक कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे एंड एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी होगी या कंफ्यूजिंग लगी होगी तो आप वीडियो को एक या दो बार दोबारा कंटिन्यू देखें जिससे आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगी। एंड आज हम अपना टॉपिक 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 3 से 4 टॉपिक करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर लेट आज हम अपने टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है द सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इसमें यह बताया जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कि हर अपने एक सिटीजन्स को एक वे प्रोवाइड करता है, एक रीज़न देता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करे। तो किसी भी जो अगर सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हॉल मार्क यानी उसकी निशानी ये होती है कि उसके जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास उनको ऐसे प्रोविजंस प्रोवाइड करता है कि जिससे वो उसकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे। ये बात हमें एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे ले लीजिए कि एक मेजोरिटी वाला ग्रुप है एंड साथ ही एक माइनॉरिटी वाला ग्रुप है। तो जो मेजोरिटी वाला ग्रुप है इसके पास काफ़ी ज़्यादा राइट्स हैं, पावर्स है, जिससे वो इस वाले ग्रुप को हैरेस कर सकता है एंड इस वाले ग्रुप के पास तो कोई पावर या राइट नहीं दिए गए हैं। तो ऐसे में इस ग्रुप के पास कोई ऐसा वैलिड रीज़न नहीं होगा जिससे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि उसको हैरेस किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। तो उसके पास ऐसा कोई एक ऑप्शन नहीं होगा जिससे उसे लगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो माइनॉरिटी वाला ग्रुप है उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है, उनको भी ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिससे उनके पास भी एक वैलिड रीज़न होगा कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे। अगर हम बात करें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जहाँ पर दूसरे लोगों की जो कंपैरिजन में जो दूसरे लोग हैं उन्हें ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, या फिर जो छोटे छोटे ग्रुप है होते हैं उनको जो पावर है या उनको राइट्स है उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि किसी ग्रुप को जब इग्नोर किया जा रहा है तो उसके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं होगा जिससे वो उसे लगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वैलिड है, और वो उसका रिस्पॉन्स करने का तरीका खराब होगा, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा नहीं मानेगा। तो यदि अगर क्योंकि ऐसे में उन ग्रुप को ये लगता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी आइडेंटिटी को दबाना चाहता है या फिर हमें राइट्स नहीं दे रहा, हमें इक्वली ट्रीट नहीं दे रहा है, तो उनके पास ऐसा कोई रीज़न नहीं होगा कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को माने। अब कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप को एक आइडियल डिक्लेयर नहीं करता है, यानी वो ऐसे नहीं दिखाता है कि मैं आप सभी के लिए एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन हूँ। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि सभी को न्याय मिलेगा, यानी सभी को जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, सभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इक्वली ट्रीट किए जाएंगे एंड सभी को एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर सभी लोग इक्वल हो, सभी को जस्टिस मिले। अब ये क्वेश्चन हम अपने आप से भी पूछकर देख सकते हैं कि जो हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस है, कुछ ऐसी चीज़ें है जिससे हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे रिस्पेक्ट करने का एक रीज़न मिले। आप अपने से ही एक जवाब दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने जब सिटीजन्स को जितनी ज़्यादा फ्रीडम एंड जो जितनी ज़्यादा इक्वेलिटी देगा वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। यदि लोगों को लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तो उसका जो सक्सेस रेट है वो भी उतना ही बढ़ जाता है। अगर हम कंक्लूसिव तरीके से बोले तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो हमारे हर एक सिटीजन को एक ऐसा रीज़न देता है जिससे उसे लगे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है एंड जो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है वो हमारे सपोर्ट में है। वैसे जब हम इस पूरी बुक को पढ़ लेंगे तो हम इसका जो आंसर है वो हाँ में ही देंगे, पर फिर भी आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब इस टॉपिक में बस यही है कि जो प्रोविजंस है वो हमें देते हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें, कोई ना कोई वैलिड रीजन देता है। एंड जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसका, ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही एग्जाम्पल है। इसमें बताया गया है जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना।
इस जो ये नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस पे काफ़ी डिबेट भी रही है। एंड इस टॉपिक का नाम जैसे कि डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। इसमें हम बताएंगे कि जो नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। अब अगर हम मान ले कि जो को एक चीज़ ले कि जो हमें लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक आसान चीज़ थी, तो जो नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाना कोई इजी चीज़ नहीं है, बल्कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एंड 1948 के बाद नेपाल में अभी तक 5 कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जा चुके हैं। पहला था जो वो था 1948, 1951, 59, 62 एंड 1990। पर जो क्या कहते हैं 1990 के बाद यहाँ पर जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो सब यहाँ के जो नेपाल के जो किंग थे उन्होंने बनाए थे। एंड 1990 के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम स्टार्ट हो गया था, पर फिर भी जितनी भी पावर थी वो मोस्टली एरिया में हमारे जो किंग थे, नेपाल के जो किंग थे, उन्हीं के पास बने रही। देन उसके बाद क्या होता है कि जो किंग है उसका मोनार्की सिस्टम चल रहा है, पर फिर भी जो नेपाल था वहाँ पर काफ़ी सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए, क्योंकि वहाँ की पब्लिक को लगता था कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको दोबारा से बनाना चाहिए। और डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे मूवमेंट चलने लगे थे। एंड जिससे जो नेपाल है वो काफ़ी उसके डेवलपमेंट पर भी असर पड़ रहा था, क्योंकि उनका जो मेन मुद्दा था, जो मेन इशू था वो ये था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो किंग है उसका क्या रोल होना चाहिए। एंड जो नेपाल के लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बटे हुए थे। कुछ ग्रुप्स का मानना था कि जो मोनार्की सिस्टम है वो नेपाल के लिए बेस्ट है एंड उसे ही रखना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि मोनार्की सिस्टम खत्म करना चाहिए, बल्कि यहाँ पर रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को लेके आना चाहिए। साथ ही जो एक ग्रुप ऐसा भी था, उनका मानना ये था कि जो राजा है उसका रोल खत्म नहीं करना चाहिए, यानी मोनार्की सिस्टम तो रखना चाहिए, पर उसके साथ में हमें कहीं ना कहीं हमें डेमोक्रेसी को भी रखना चाहिए। यानी डेमोक्रेसी और जो मोनार्की सिस्टम है इन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। पर जो यहाँ का किंग था वो अपनी पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसको था कि मैं अपने यानी मोनार्की सिस्टम में उसे ही कंटिन्यू रखूं। पर राजा जो वहाँ का किंग था उसने क्या किया कि अक्टूबर 2002 में उसे पब्लिक के प्रेशर में आके जो अपनी पावर है उनसे रिजाइन दे दिया। एंड रिजाइन नहीं दिया, बल्कि क्या कहते हैं जो जितनी भी पावर थी उसको अपने अंडर में ले लिया। एंड जो मोनार्की सिस्टम है पूरा मोनार्की सिस्टम वहाँ पर लागू कर दिया, डेमोक्रेसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ कि जो काफ़ी सारे जो वे थे डेमोक्रेसी के सपोर्ट में जो ग्रुप्स थे उन्होंने मूवमेंट्स चलाने शुरू किए एंड कुछ कमेटी चलानी शुरू की, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि हमें एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जहाँ पे मोनार्की सिस्टम नहीं हो बल्कि हमारी डेमोक्रेसी हो। तो वहाँ पर काफ़ी सारे मूवमेंट चल रहे थे, उनमें जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, वो सबसे आगे थी क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ा ग्रुप था। एंड एट द एंड क्या हुआ कि जब पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा वो किया, यानी मूवमेंट्स किए, प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, तो इसके आगे जो वहाँ की राजा था उसको अपना यानी रिज़ाइन देना ही पड़ा और पब्लिक के प्रेशर में आके एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी पड़ी जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और जो बाकी मूवमेंट करने वाले थे उन्होंने जिसको एक्सेप्ट किया। इससे क्या हुआ कि जो किंग था उसके पास जितनी भी पावर थी वो सारी अबोलिश्ड हो गई, यानी जो सारी पावर थी उससे छीन ली गई थी। अब ये डिसाइड करने की कोशिश की जा रही थी कि जो पार्लियामेंट्री थी यानी जो पार्लियामेंट्री और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे डिज़ाइन किया जाएगा और कैसे इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। अब जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी या फिर जो उसके किंग की जो आर्मी के लोग थे वे कानून बनाएंगे या फिर कौन कानून बनाएगा, ये सब डिसाइड करने के लिए प्रोसेस चलना स्टार्ट हुआ। एंड जो आर्टिकल 33 एंड 34 है वो पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि वो ऐसे एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे या सिलेक्शन प्रोवाइड करे जो कि हमारे जो लीगली काम होते हैं उनको करते हैं। इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसकी पावर बढ़ जाती है। एंड इसी के लिए एक एक्ट लाया गया था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट भी लाया गया था। एंड जो कि ये जो आधार थे उन्हीं के बेसिस पे बनती थी। एंड जो क्या कहते हैं नेपाल है उसमें 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, यानी
काफ़ी सारे मूवमेंट्स के बाद यहाँ पर नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था। अगर आपको जो नेपाल का डेमोक्रेसी एंड जो पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है तो वो 12th क्लास का चैप्टर 5 है। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उससे आपको जो नेपाल का डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी इजी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि वो इजी एक्सप्लेनेशन है। एंड वहाँ पर कभी राजा कभी डेमोक्रेसी कभी दोनों को अबॉलिश कर दिया गया, ये सारा उसमें बताया गया है। तो बस यही था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई, इसमें बस यही बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो कोई इजी चीज़ नहीं है। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, कि जो क्या कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बैलेंस्ड करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसको ऐसे तरीके से बनाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्रुप को लग रहा है कि ये हमारे लिए नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है, तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है उसको इस तरीके से बैलेंस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। अब जैसे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ज़रूरी नहीं कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें पूरी पब्लिक की चाहिए, बल्कि एक जो छोटा ग्रुप है वो भी इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है क्योंकि वो अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहता है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है एक ग्रुप, छोटा सा ग्रुप, क्योंकि उसे अपनी पावर बढ़ानी है, उसे अपने आप को प्रूव करना है। पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होता है, जहाँ पर यानी पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पर जो पावर्स होती है उसको इस तरीके से बांट दिया जाता है कि ऐसे जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं ये संविधान को डिस्ट्रॉय ना कर सके या फिर संविधान को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो इससे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है, ऐसा प्रूफ करता है किसी एक ये क्या करता है कि कोई एक जो इंस्टीट्यूशन है उसको पावर ना देके, बल्कि जो पावर्स है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जैसे पार्लियामेंट्री एंड अदर लेजिस्लेटिव, उनमें जो पावर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि इसको किसी एक ग्रुप से डिस्ट्रॉय ना कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि कोई, अब जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है उसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, एंड किसी एक ग्रुप को ये लगता है कि ये मेरे फेवर में नहीं है तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज चाहिए, पर जो बाकी 2 ग्रुप हैं वो ऐसा इसे करने से रोक सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई ग्रुप अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए जो पावर है उसका डिवीजन किया गया है कि कोई भी ग्रुप अपनी पावर का मिसयूज ना करे, एंड जो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है ये अपनी पावर यूज करके उसे कंट्रोल कर सकती हैं, जिससे क्या होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा। अगर एक ग्रुप को लग रहा है कि ये उसके फेवर में नहीं है तो बाकी के ग्रुप हैं वो इसे कंट्रोल अपनी पावर का यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बैलेंस्ड बनाए रखता है। अब अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इस बात का ध्यान रखा गया था कि जो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी पूरी दी जाएगी, जिससे यहाँ के अगर क्यों कहते क्या इंडिया में आज का जो पीरियड है वो 1947 का सेम है नहीं, बल्कि काफ़ी चेंज होते रहते। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का ध्यान रखा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी डाली जाएगी, जिससे वो टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर सके या अपने आप में अडॉप्शन कर सके। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा रिजिड होते हैं वो क्या होते हैं कि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उनके डिस्ट्रॉय होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो वो हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्शन और आइडेंटिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पर रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चीज का एक बैलेंस्ड होना चाहिए। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो जिन्होंने उसे बनाया था उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ए डॉक्यूमेंट की चीज़ें बताई गई हैं। एंड अब अगर हम बात करें इन प्रोविजंस की,
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने प्रोविजंस में चेंजेस की पॉसिबिलिटी रखता है और यानी कुछ हद तक रिजिडिटी भी रखता है, जिससे उसने अपने आप को बैलेंस्ड बनाए रखा है। क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी होगी वो उतना लंबा होगा, और जो पब्लिक होगी वो उतनी ज़्यादा ही उसकी रिस्पेक्ट करेगी। जो ये सिस्टम है, इससे ये डिटरमाइंड हो जाता है कि कोई भी ग्रुप और कोई भी एक कम्युनिटी अपनी पावर के बल पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। अब क्या कहते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना वैलिड है, इसे जानने के लिए हम 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड ये 3 क्वेश्चन है। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या जिन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, क्या वे ट्रस्टेबल थे, यानी हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। एंड जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हमें इस चैप्टर के जो आगे के पार्ट्स हैं उनमें मिल जाएगा। एंड जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या इंश्योर करता है कि किसके पास जो ये पावर्स है किसके पास किसको देनी चाहिए, एंड क्या एक समूह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है या उसके लिए इजी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये क्या कोई ऐसा रीज़न देता है जिससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। जब इस बुक के 5 या 6 चैप्टर हो जाएंगे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। एंड एट द एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सच में हमारी जो पीपल्स की होप्स एंड एस्पिरेशंस है उनको रखता है, उनका एक लोकस है, यानी उनका एक जो कहते हैं ना पिटारा वो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का उसमें मिल जाएगा। तो बेसिकली इसमें बस यही बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें उसमें जो पावर है उसको बैलेंस किया गया है, यानी जो पावर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किसी एक को ना देके जो पावर्स है उसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया गया है। इन डिफरेंट पार्ट्स को हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, एक चैप्टर है। एंड अब हम बात करते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आखिर बना कैसे। अब हमने इतनी बात कर ली कि पावर किसको दी गई है, कैसे बनाई गई है, पर पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है। तो चलिए अब इस टॉपिक को देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना है। अगर हम अनऑफिशियली देखें तो जो फर्स्ट जो इसकी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज़ादी से पहले बनाया गया था, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली एक ग्रुप लिया गया था, सिलेक्टेड किया गया था, तो वो आज़ादी से पहले था। जो फर्स्ट मीटिंग की गई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो फर्स्ट मीटिंग की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। एंड फिर 14 अगस्त 1947 को दूसरी मीटिंग की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इस टाइम पर हम इंडिपेंडेंस के स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े थे, हमें इंडिपेंडेंस मिल रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर फिर से मीटिंग की गई थी। एंड जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला जो ग्रुप था इनको कैसे सिलेक्ट किया गया था, 1935 में एक प्रोविजन यानी एक रीजनल प्रोविंस के एक इलेक्शन हुए थे, इनडायरेक्ट तरीके से इनको सिलेक्ट किया गया था, जो इस ग्रुप के मेंबर थे उनको सिलेक्ट किया गया था। एंड जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बनाने वाली जो असेंबली है उसकी जो कहते हैं उसका सिलेक्शन उसी बेस पे है जैसे एक ब्रिटिश काउंसिलिंग थी जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, उसी के आधार पर ही हमारा जो ये सभा थी उसको बनाया गया था। एंड इसी जो ये कैबिनेट मिशन था इसी के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या डिसाइड किया गया था, तो उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए थे, जैसे कि हर एक अलग एरिया को, प्रोविंस को एंड प्रिंसली को सभी को उनकी जो पॉपुलेशन है उनके अकॉर्डिंग उन्हें सीट्स का रेशियो दिया जाएगा। जैसे कि जो बेसिक रेशियो रखा गया था वो 10 लाख का रखा गया था कि 10 लाख लोगों पर एक सीट का रेशियो रखा गया था। एंड जब हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उसमें 292 जो मेंबर थे वो चुने गए थे। एंड जो कुछ लोकल प्रोविंस थे उनमें 93 जो सीटें थी वो प्रोवाइड की गई थी। एंड प्रत्येक हर एक जो प्रोविंस की सीट थी उनमें 3 कम्युनिटी थी
एक तो थी मुस्लिम, दूसरी थी सिख और एक थी तीसरी थी अदर यानी जनरल। तो इन सभी जो ये कम्युनिटी थी, इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही इन्हें सीटों का जो रेशियो है वो दिया गया था। एंड जो थर्ड जो क्राइटेरिया वो रखा गया था कि जो हर एक कम्युनिटी है उसको एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का और उसको उसमें खड़ा करने का राइट दिया गया था, जो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इसके लिए भी एक जो वो सिंगल वोट वाली जो मेथड है वो उसका यूज किया गया था। एंड लास्ट में क्या हुआ था कि जो लोकल प्रोविंस थी उन्होंने अपने जो इलेक्शन का जो तरीका है वो उन्होंने खुद एडवाइजरी तरीके से डिसाइड किया था, उन्होंने अपने आप डिसाइड कर लिया था। एंड पिछले कुछ अगर नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में बात भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बेसिकली जो ये टॉपिक है इसमें इतना बताया नहीं गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना था। फर्स्ट सबसे पहले 2 मीटिंग हुई थी, उनके बारे में बताया गया। फिर उसके बाद जो इसमें इलेक्शन के लिए क्या हुआ था कि जो इस यानी जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्होंने इलेक्शन इनडायरेक्टली तरीके से क्या किया था कि ग्रुप मेंबर बना दिए थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। और उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था सभी रिप्रेजेंटेटिव थे वो उनकी पॉपुलेशन के रेशियो के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने अपने 3-4 टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले हमने प्रोविजंस के बारे में पढ़ा था जो हमें ये बताते हैं कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन हमने नेपाल के बारे में पढ़ा, जो नेपाल है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, जो हम एक एग्जांपल है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो कोई इजी काम नहीं होता है। एंड थर्ड हमने पढ़ा था कि जो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप को बैलेंस रखता है, जो अपनी पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे रखता है ताकि कोई एक ग्रुप सुविधा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। एंड एट द एंड हमने ये पढ़ा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉर्मली कैसे फॉर्म किया गया था। 2 मीटिंग हुई, देन उसके बाद कुछ प्रोविंस के अकॉर्डिंग एक कमेटी बैठाई गई थी जो कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग थी और उसी के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। जो इस कमेटी में हर एक रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग थे। सो दैट इज आवर समरी। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अपने इस जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बस 3 या 4 छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड साथ में जो आप अगर एक वीडियो कर रहे हैं तो पीछे की वीडियो को भी एक बार शुरू से देखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको जो टॉपिक है उसका ओवरव्यू मिलता रहेगा। एंड जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं इस पूरे चैप्टर की एक समरी वीडियो भी लेके आऊँगी जिससे 15 या 20 मिनट में आपको इस जो चैप्टर के क्रैक्स है वो मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो नेक्स्ट वीडियो में तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।